हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello students, welcome to your favorite channel, The Studios. Class 11th, I hope that you are ready for the next video. Yes, as per promise, today we'll be discussing about the accounting principles. आज हम लोग बात करने वाले हैं accounting principles की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स एक ऐसे सिद्धांत या आप कह सकते हो ऐसे पिलर होते हैं जिन पे किसी भी चीज को हम लोग रखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे फादर बहुत ही एक सिद्धांतवादी इंसान है जो अपने प्रिंसिपल्स को कभी सेक्रीफाइस नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इन द सेम मैनर अकाउंट्स के भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटेंसी अपने हम प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करती है और उसी के बेसिस पे सारे अकाउंटिंग रूल्स बनते हैं। अगर अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो जो अकाउंटेंसी की जाएगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी, एब्रप्ट होगी, रिटेंडेंसी से भरी होगी, प्रॉब्लम से भरी होगी। इसीलिए प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। Please like this video, subscribe your channel. Let's get started. Accounting principles. पहला प्रिंसिपल हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसे इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लीजिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है दैट द इंडिविजुअल एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पार्ट्स। यहां पर कहना है कि जो बिजनेस होता है और इंडिविजुअल होता है ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। मान लीजिए मैं एक इंसान हूं, मेरा नाम अंकित है और मैं अपना कुछ एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है XYZ कॉर्पोरेशन। सो अगर उस बिजनेस के अंदर हमें कोई भी काम करना है तो वहां अंकित अग्रवाल इज नॉट इंपॉर्टेंट, वहां बिजनेस इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है XYZ कॉर्पोरेशन। जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी बिजनेस में हमारे लेन देन होंगे, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो हम XYZ के नाम पे करेंगे, XYZ को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और उसके कैपिटल को, उसके आप रेवेन्यू को मुझे भी बिना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टच करने का कोई अधिकार नहीं होने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए अकाउंटेंसी के पहले ही वीडियो में जहां पे प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में इंडिविजुअल यानी कि ओनर या प्रोपराइटर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग्स। बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है, दोनों को कभी भी मर्ज मत करिए। ओनर चाहे तो बिजनेस से पैसा भले ही निकाल ले लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ड्राइंग के फॉर्म में होगी। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करता तो अकाउंटेंसी उसकी गलत हो जाएगी, अकाउंटिंग उसकी गलत हो जाएगी एंड इट वुड नॉट बी प्रॉपर। सेकेंड आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नाम से ही बता रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था अपने एक वीडियो में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसको हम लोग मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं वो हमारे रिकॉर्ड होते हैं किसमें, बिल्कुल सही, अकाउंटेंसी में। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यहां पर हमने अगर किसी को चैरिटी भी की तो चैरिटी के नाम का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, डोनेशन की तो उसके नाम का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पे लव, अफेक्शन इसकी कोई जगह नहीं होती, सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं होती। यहां पर पैसे ही सब कुछ है और पैसे का लेन देन अगर हो रहा है तो एक एक रुपए को हमें दिखाना पड़ेगा, उसका सही नोट डाउन इफेक्ट शो करना पड़ेगा, तभी हमें प्रॉपर पिक्चर अपने अकाउंटिंग की मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है जो गोइंग ऑन कंसर्न। बेसिकली गोइंग ऑन कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, गोइंग ऑन कंसर्न प्रिंसिपल्स होते हैं जहां पर आपका बिजनेस शुड गो फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। हमें यह सोच के बिजनेस नहीं करना कि आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल हम ऑफ कर देंगे, कल हम बिजनेस को क्लोज कर देंगे। नो, द बिजनेस शुड रन फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम।
बिजनेस इज रनिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि हम ये नहीं सोच के करेंगे कि 6 महीने में आगे आने वाले बिजनेस बंद हो जाएगा, 1 साल के लिए हम बिजनेस करने वाले हैं, ये नहीं होगा। सिंपल समझो, मेरे पास कुछ मेरी सेकंड हैंड बुक्स रखी है, मैंने उसे उठाया और मेरे फ्रेंड को जो एक जूनियर क्लास में था उसको सेल ऑफ कर दिया, मैंने 10,000 रुपए उससे कमा लिए, तो क्या मैं एक बिजनेसमैन बन गया? नो। इसका क्या मतलब है कि यहां पर आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो एक तो रिटेंडेंसी होनी चाहिए, वो लगातार वापस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी जिसे कहते हैं, कंसिस्टेंटली होता रहना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अंदर भी आता है। तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार रेगुलर डीलिंग्स होनी चाहिए, प्लस बिजनेस शुड गो फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और बिजनेस को खत्म हमें करने का सोचकर बिजनेस नहीं स्टार्ट करना। अगर आप ये सोच लिए कि मेरा बिजनेस अब खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, तो आप बिजनेस मत करिए। बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को स्टार्ट रखना पड़ेगा और इंडेफिनिट पीरियड तक सोच के चलना है, वो चलेगा। सो आई होप इस यहां तक आपको क्लियर है चीजें। कमेंट करके बताइए कैसा लगता है वीडियो, मजा आता है कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टाइम पीरियड प्रिंसिपल। टाइम पीरियड प्रिंसिपल, देखो जैसे नाम से ही बता रहा है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? किसी भी चीज का समय। अगर हम कोई भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम बोलते हैं ना, आपने पहले भी बोला, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए कर रहे हैं, हम अपने बैलेंस शीट की पोजीशन को बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप करिए। तो आप कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड में तो दिखाओगे ना, ये थोड़ी नहीं कि मैं 5 साल बाद बताऊंगा मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। अरे भाई 5 साल बाद क्या करेगा, कम से कम डेफिनेट कुछ पीरियड में बताता चल, तभी तो आपको प्रॉपरली क्या मिलेगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट मिलेगा। तो यहां पर हम करते हैं ईयरली इसको, जिसको आप इंडियन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गई, इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, इसके अकॉर्डिंगली 1 ईयर का टाइम जो होता है, उस टाइम पीरियड में ही हम लोग अपने अकाउंटिंग की सारी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद बुक्स का ईयर चेंज हो जाता है। इंडिया में देखा जाए तो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च को, जबकि अमेरिकन स्टैंडर्ड में और जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर ये 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 दिसंबर को। ये 12 महीने का समय है। इसके बीच बीच में क्वार्टरली रिजल्ट भी लोग अनाउंस करते हैं 3 मंथ्स के इंटरवल पे, बट जो मेन हमारा कंसर्न होता है वो ईयरली रिजल्ट्स का होता है। तो इसी वजह से टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें हर पीरियड के बाद कम से कम मालूम तो चले कि अकाउंटेंसी कैसी चल रही है, क्या हमारा सारा कुछ प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, सब कुछ एक प्रॉपर वे में प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, क्या है बैलेंस शीट की पोजीशन, वो सब बताता है हमें टाइम पीरियड प्रिंसिपल। इसके बाद हम बात करेंगे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की। देखिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखिए क्या होता है, सिंपल है, यहाँ पर आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है। सिंपल सी चीज समझिए, आपकी कोई भी एक लायबिलिटी है जिसमें आपको एक नुकसान हो सकता है, दैट यू शुड ऑल्सो टेल इन योर बैलेंस शीट। ये नहीं कि हम बैलेंस शीट में क्या है अपने नुकसान को ना दिखाएं, अपने लायबिलिटीज को छुपा ले जाएं, केवल प्रॉफिट दिखाएं, दैट इज टोटली रॉन्ग। हमें हर चीज अपने बिजनेस की फुल डिस्क्लोज करनी है। जैसे डेप्रिसिएशन होता है मान लीजिए, तो डेप्रिसिएशन भी हमें हर बार अपने बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, अपने एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि टाइम टू टाइम हमें करेक्ट वैल्यू चीजों की मिले। साथ ही साथ मान लीजिए कि हमें कोई भी चीज अगर बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो उसे एप्रिशिएट करके भी दिखाना चाहिए, लेकिन एप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को अकाउंट्स थोड़ा सा निग्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि अकाउंट का एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है कंजर्वेटिविज्म प्रिंसिपल, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटा, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अंडर ही आपका सारा अकाउंटिंग का पूरा पोर्शन कवर होता है। अभी हम बात करते हैं, उससे पहले फुल डिस्क्लोजर पे और एक चीज बता दें आपको कि कोई भी चीज हमें छुपानी नहीं चाहिए। अगर हम अकाउंटिंग में कोई भी चीज छुपाते हैं और अकाउंटिंग की करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाते तो इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्टेबल रिजल्ट, बहुत खराब रिजल्ट आएंगे, प्लस a law action can also be taken against us because accounting standards का हम वायलेशन करेंगे। तो हमें हर लाइबिलिटी, हर आने वाली लाइबिलिटी जो भी हो सकती है, हर डेप्रिसिएशन जो भी हमारी मशीनरी वगैरह पे लग रहा है उसे हमें शो करना पड़ेगा। हमें एक फ्रिक्शियस बैलेंस शीट नहीं दिखानी। फ्रिक्शियस मतलब एक ऐसी बैलेंस शीट जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसे नहीं दिखाना, प्रॉपर हमें दिखाना है। इसके बाद एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बाद आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, अभी मैंने बात की आपसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल। देखिए क्या होता है, ये भी बहुत ही एक मजेदार सा प्रिंसिपल है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म नाम से ही देखो बता रहा है, यहां पर एक सिंपल सा है, ऑल द फ्यूचर लॉसेस मस्ट बी एस्टिमेटेड एंड ऑल द फ्यूचर गेन्स मस्ट बी इग्नोर्ड। आपको अकाउंटिंग में ये मान के चलना है कि अगर आने वाला कोई एक नुकसान है जो हमें दिखाई दे रहा है तो हमें उसको तो रिकॉर्ड करना ही करना है विदाउट एनी डाउट, लेकिन अगर आने वाला कोई एक प्रॉफिट है तो उसे हम भले ही इग्नोर कर दें कि चलो जब आएगा तब नोट करेंगे, पहले से उसे हमें नहीं दिखाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है जो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है। ये अकाउंटिंग की एक तरह से नींव है कि ऑल द फ्यूचर लॉसेस मस्ट बी एस्टिमेटेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट बट ऑल द फ्यूचर प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। जैसे कि अब सिंपल समझो, अगर मेरी फर्म पे किसी ने 10 लाख का एक केस कर दिया है, तो अगर मेरी एक लॉ सूट चल रही है तो हमें एक कंटिजेंसी रिजर्व बनाना पड़ेगा। हमारी मान लीजिए कोई एक लाइबिलिटी चल रही है, अगर हमारे ऊपर केस है तो हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, कंटिजेंसी रिजर्व बनाना पड़ेगा, एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कहीं से 15-20 लाख का ऑर्डर मिलने वाला है, वो मुझे शो करने की जरूरत नहीं है, टिल द मोमेंट वो मेरे पास आ नहीं चाहता। इसके बाद 3 प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैचिंग प्रिंसिपल की, फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की और अक्रूवल प्रिंसिपल की। ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ये समझ लीजिए बेटा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि ऑल द रेवेन्यू दैट इज बीन रिकॉग्नाइज्ड शुड बी बिलोंगिंग टू द पीरियड वेयर द कॉस्ट इज बीन इनकर्ड। फिर से समझिए, अगर किसी भी जगह पर हमें रेवेन्यू हम दिखा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होना चाहिए जहां पर उसका एक्सपेंस हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख का सामान बेचा और मुझे 7 लाख रुपए उससे रियलाइज हुए, लेकिन वो 7 लाख मुझे बाद में रियलाइज हुए। ठीक है, बाद में रियलाइज भले हुए, लेकिन वो किसके रियलाइजेशन था, वो 5 लाख रुपए का जो एक्सपेंस हुआ था उसका रियलाइजेशन था। तो जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं उसे हमें डेबिट पे शो करना होता है। कहां पर, डेबिट साइड पर, यानी लेफ्ट साइड पर। और जितने भी हमारे इनकम है या रेवेन्यू है वो हमें अपने क्रेडिट साइड पे शो करने होते हैं, यानी कि हमारी आपकी राइट साइड पर। तो ये टी शेप्ड अकाउंटेंसी की बात कर रहा था मैं, जैसे अभी बनता है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे और इसे बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस भी टाइम की हमारी कोई भी इनकम है या एक्सपेंस है वो उसी टाइम पर रिकॉर्ड करो। मान लीजिए कि हमारा एक्सपेंस हुआ 31 दिसंबर 2020 को, जो अभी आने वाला है, चलिए मान लेते हैं कि आएगा, तो 31 दिसंबर 2020 को कोई एक हमारा एक्सपेंस हुआ, वो 5 लाख का था और उसका जो रियलाइजेशन है वो हमें जुलाई 2021 में मिल रहा है, जबकि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो जाएंगे, 31 मार्च को। तो भले ही हमारे अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज हो जाएं, लेकिन हम जो अपने अकाउंट्स शो करेंगे 5 लाख रुपए जो हमने सेल किया, एक्सपेंस है जो हमारा, वो हम वहीं पर शो करेंगे दिसंबर में, और जो इनकम है वो हम भले ही जुलाई में शो करेंगे, लेकिन वो एक तरह की कौन सी इनकम होगी, आउटस्टैंडिंग इनकम जो पिछले साल से आ रही है। तो अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है जितनी भी चीजें हमारी अक्रूड हैं उसे हमें अपनी बैलेंस शीट पे दिखानी पड़ेगी। जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपको कहीं से पैसा लेना है तो क्या हो जाएगा, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो ये इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड आपकी एसेट साइड पे शो होता है, जैसे डेटर्स हो गए आपके। तो ये एक्रूवल प्रिंसिपल पे आते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपको कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के बाद आपस में जोड़ने का काम करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या करता है बच्चे, मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि दैट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बराबर होने चाहिए, और अगर वो बराबर नहीं है तो जो एक्सेस है वो हमारा प्रॉफिट है।
करेक्ट। सिंपल सी चीज़ है, मान लो हमने 100 रुपये खर्चा किए और 150 रुपये कमाए, तो आपने कहा भाई 100 रुपये खर्चा किए 150 कमाए तो 50 बच गए, तो 50 प्रॉफिट है ना। तो सब चीज़ रिकॉर्ड किया हमने प्रॉपरली, लेफ्ट साइड में सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, राइट साइड में सारे रेवेन्यूज को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाला, तो हमें पता चलेगा कि क्या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉसेस कमा रहे हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल सेज कि एवरीथिंग विच इज रेवेन्यू बेस्ड और विच इज एक्सपेंस बेस्ड शुड बी shown properly in that particular period of time, उस particular period of time, particular period of year में शो करे, और उसके बाद उसमें से प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाए। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया, वीडियो देखने में मज़ा आया। तो आज कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप अपने चैनल द स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें कि लेटेस्ट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। ये हमारी सीरीज़ का सेकंड वीडियो था और पहले वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, उसे फिर से देख सकते हैं आप न्यू व्यूअर्स, उसे जाकर देख लें, क्योंकि पहली सीरीज़ का पहला वीडियो जब आप करेंगे तभी आप दूसरी वीडियो में भी अच्छे से उसे समझ पाएंगे और उसे और अच्छे से अपनी इनकलकेट कर पाएंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसा आपको याद होगा, मैंने प्रॉमिस किया था अपने पहले ही वीडियो में कि हर वीडियो के अंत में मैं दूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्लास एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में पहला एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जैसे है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जहां पर आपको बताना है दैट बिजनेस एंड इंडिविजुअल बोथ आर डिफरेंट एंड दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेम। प्रॉपराइटर और बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं। इसके बाद प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसका एक और नाम था कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया था ऑल द फ्यूचर लॉसेस मस्ट बी एस्टिमेटेड एंड ऑल द फ्यूचर गेन शुड बी इग्नोर्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका पूछा जाता है मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूवल प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये तीनों एक दूसरे में रिलेटेड हैं, आपको मैंने बताया था ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल याद रखिएगा कि दैट ऑल द करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर। सारे के सारे करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सेम ईयर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे कि हम उनकी जो इफेक्ट्स हैं उसे प्रॉपरली शो करें। द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस शुड बी हैविंग अ सेपरेट कॉलम्स एंड द डिफरेंशियल शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। एक्रूवल प्रिंसिपल मैंने बताया था कि जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें आपको फ्यूचर के लिए लेकर जानी है, लेकिन उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो उसी समय होगा जब उसका एक्सपेंस हुआ हो। ये नहीं कि जब हमने रियलाइज़ किया बस हम उस तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, जिस समय हमने उसका एक्सपेंस किया वो ही हमारा रियलाइजेशन के फॉर्म में भी लिखा जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में मैंने बताया था जिस समय रेवेन्यू आएगा उसे नहीं कैलकुलेट करते हैं, जिस समय का रेवेन्यू है उस समय को हमें ध्यान में रखना है। I hope the video was again a nice one and you liked it. Thank you.